नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर रतन सेन डिग्री कॉलेज, बांसी सिद्धार्थनगर। आज का हमारा विषय है वायुमंडल। आज हम वायुमंडल को जानेंगे, उसके विभिन्न संघटकों की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके स्तरों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा वह हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ये हम जानकारी करने का प्रयास करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वायुमंडल है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैले रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के जो आवरण होते हैं उसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में सिर्फ गैसें ही नहीं होती हैं, इसके अतिरिक्त जलवाष्प भी होता है, धूल कण भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का जो अस्तित्व है इन्हीं पर निर्भर करता है। वायुमंडल की अगर हम पूरे भार की बात करें तो लगभग इसका 50% भाग मात्र 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका 99% भाग केंद्रित होता है। अब हम वायुमंडल के विभिन्न संगठनों की बात करें तो पहला संगठक है इसका गैस। हमें जानकारी है कि वायुमंडल कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है, लेकिन वायुमंडल का लगभग 99% भाग केवल दो गैसों से, एक नाइट्रोजन से तथा दूसरा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो 78% है और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग 21% है। अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वायुमंडल का 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, जिसमें आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। आप चित्र में देखकर समझ सकते हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें होती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें होती हैं। दूसरा संगठक है जलवाष्प। वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर हम देखें तो शुष्क क्षेत्रों यानी ध्रुवीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है, जबकि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में। वायुमंडल में अधिकतम 5% तक ही जलवाष्प पाई जाती है और भूतल के 5 किलोमीटर तक समस्त जलवाष्प का 90% भाग रहता है। यदि हम वायुमंडल के समस्त जलवाष्प का संघनन कर दें तो पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 1 इंच मोटी परत बन सकती है। धरातल पर जल भाग, मिट्टी तथा वनस्पतियों के वाष्पीकरण के द्वारा ही वायुमंडल में वाष्प पहुंचती है। वाष्प की मात्रा तापमान पर आधारित होती है। वायुमंडल में घटित होने वाली क्रियाएं जैसे बादल बनना, वर्षा होना, हिमपात होना, ओस गिरना आदि ये सभी जलवाष्प के कारण ही होती है। तीसरा है धूल कण। वायुमंडल में गैस और जलवाष्प के अतिरिक्त जितने भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में पाए जाते हैं उन सभी को धूल कण या एरोसोल संज्ञा दी जाती है। ये धूल कण वायु द्वारा उड़ाए गए रेत के कण, दावाग्नि या चिमनी या ज्वालामुखी उद्बोधन से निकले महीन कण पुष्पराग उल्पादन प्राप्त होते हैं। धूल कणों का जलवायु की दृष्टि से बड़ा महत्व है। इन कणों द्वारा सौर विकिरण का आंशिक अवशोषण कर लिया जाता है। इन कणों द्वारा ही सौर विकिरण का परावर्तन तथा प्रकीर्णन भी होता है। इसी कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल हो जाता है। धूल कण जलग्राही नाविकों का भी कार्य करते हैं, जिन पर जलवाष्प का संघनन होता है। ध्यान रहे कि आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा शुष्क एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक धूल कण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं,
कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर है यानी ओजोन लेयर है, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। इस प्रकार से हम सामान्य रूप से वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 14 किलोमीटर तक मानी जाती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर होती है वो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या यूं कह लें कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। संपूर्ण वायुमंडल के कुल भार का 75% भाग इसमें केंद्रित है और सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल में गर्जन, विद्युत प्रकाश, आंधी तूफान, ओला आदि इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इस मंडल के निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर समान तापमान पाया जाता है तथा समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती हैं। इसी विशेषता के कारण इस मंडल का नाम समताप मंडल रखा गया है। मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है और समताप मंडल की मोटाई जो होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है और कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मुक्ताभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। तीसरा है ओजोन मंडल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। धरातल से 30 से 60 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें सीएफसी गैसें जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती हैं। ओजोन परत में क्षरण सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई मोटाई नापने में डाप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। इस स्तर का अधिकतम तापमान धरातल के निकट के तापमान से अधिक होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर का उठना और गिरना हर मंडल में अलग अलग है। और चौथा है आयन मंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल ये भी है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है और आयन मंडल के अस्तित्व का जो सबसे पहले पता चला है वो रेडियो तरंगों द्वारा चला है। बाद में ध्वनि तरंगों तथा रॉकेटों आदि के द्वारा भी इसके संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त की गई। इस मंडल की हवा विद्युत आवेशित होती है अतः इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स और E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होती हैं जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न एवं राडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। सबसे लास्ट है बाह्यमंडल या आयतन मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को सम्मिलित किया जाता है। इसमें
इसकी कोई ऊपरी सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इतनी अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल निहारिका के रूप में विरल हो जाती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की होने वाली घटनाएं हैं। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होता है। यहाँ का तापमान धरातलीय तापमान से भिन्न होता है। इसकी बाह्य सीमा पर तापमान लगभग 5560 डिग्री सेल्सियस रहता है, परंतु इस गर्मी को अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम बताएंगे आपको कि अभी हम लोगों ने वायुमंडल क्या है, यह किन किन तत्वों से बना है, इसकी संरचना कैसी है, इसमें हमें ये पता चला कि वायुमंडल की कौन सी परत हमारे लिए किस रूप से उपयोगी है। वायुमंडल की इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत मानव अपना जीवन यापन करता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा मानव की विभिन्न क्रियाएं जुड़ी हुई